नमस्कार साथियों। तो प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में हमने कल दो शब्द समझे, एक समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष। चूंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी इसलिए हम आगे इसकी क्लास को हमने रोक दिया था और बात करी थी कि हम अगली क्लास में आगे की चीजें समझेंगे। तो पहला हमने शब्द समझा था वो था सोशलिज्म और दूसरा शब्द था वो सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष। अब जो आगे की हमें बात करनी थी वो बात ये करनी थी कि जो एक डिबेट चलती रहती है टाइम टाइम पर, अक्सर डिबेट ये होती रहती है कि इन दो शब्दों को संविधान से हटा देना, प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि ये जो शब्द हैं पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, इन्हें प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। क्यों हटा दिया जाना चाहिए, इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया वो ये कि ये सनातन धर्म की मूल आत्मा के विरुद्ध है। अब उसका क्या गूढ़ दार्शनिक अर्थ होगा ये मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, आपको भी समझ में आए तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो जो एक डिबेट चलती रहती है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द हैं इन दोनों को प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। क्यों हटा दिया जाना चाहिए, कि जो तर्क देते हैं कि इसलिए हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी जिस परिस्थितियों के दौरान ये जोड़े गए, एक लोकतांत्रिक तरीका इनको जोड़ने का नहीं था। इमरजेंसी है, पूरी शक्ति केंद्र के हाथों में, पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में। ऐसी परिस्थितियों में वो 42वां संविधान संशोधन लाते हैं और उसके माध्यम से ये दो शब्द जोड़ देते हैं। तो इनका जो मूल तर्क है, जो बोलते हैं इसे हटा दिया जाना चाहिए, वो ये कि ये उन परिस्थितियों में नहीं लाया गया जो एक लोकतांत्रिक परिस्थितियां होनी चाहिए शब्द जोड़ने के लिए। दूसरे जो इसका विरोध करते हैं कि नहीं हटाया जाना चाहिए, वो ये कहते हैं, देखिए 42वां संविधान संशोधन आया, इंदिरा गांधी की सरकार गई, फिर जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार वो 44वां संविधान संशोधन लेकर आई और उसका उद्देश्य वो था कि जो इंदिरा गांधी ने संविधान में जो जो जहां जहां अनुचित संशोधन किए हैं उन्हें ठीक किया जाए। अब कमाल की बात यह है कि उस संशोधन के माध्यम से अगर उन्हें ये शब्द गलत लगते, समाजवाद या पंथ निरपेक्ष, अगर उन्हें लगता कि इन्हें हटाया जाना चाहिए तो वो उसी वक्त वो हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वो डिबेट करते हैं जो मानते हैं कि नहीं हटाया जाना चाहिए। अब मूल बात को हम समझते हैं, एक एक शब्द को हम समझेंगे कि क्यों हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। जैसे एक शब्द है समाजवाद, इसको हमने कल समझा था, जिसका मूल अपने आप में अर्थ यह है कि समाज में असमानता को समाप्त करना, समाज से इनइक्वालिटी को धीरे धीरे खत्म करना। समाज में ऐसी परिस्थितियां ना हो कि एक व्यक्ति तो समाज में बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा और दूसरे व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसा ना हो समाज में कि एक व्यक्ति के तो कुत्ते भी ऑर्गेनिक बिस्किट खा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के बच्चे कुपोषण के चलते उनकी मृत्यु हो रही। तो इस तरह की परिस्थितियां ना हो। जैसे गांधी जी का मानना था, उनका जो सर्वोदय का विचार था, जो मूलतः जॉन रस्किन की एक बुक है अनटू दिस लास्ट, ये बुक है, ये जॉन रस्किन की है। गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है, कुछ कुछ यहां से भी उन्होंने प्रभावित हुए हैं। जो सर्वोदय, वो क्या मानता है, सर्वोदय गांधी जी का विचार कि कोई भी नीति तब अच्छी नीति मानी जाएगी, तब प्रभावी नीति मानी जाएगी, तब उचित नीति मानी जाएगी जब उस समाज के अंतिम वर्ग तक तो फायदा पहुंचाए, समाज में खड़े समाज की अंतिम व्यक्ति तक उस नीति का फायदा पहुंचे, तब वो नीति अपने आप में फायदेमंद होगी। जैसे वो एक तरह के राम राज्य की कल्पना करते हैं। किस तरह की कल्पना, राम राज्य की। राम राज्य का क्या मतलब हुआ, राम राज्य का मतलब जैसे दैविक भौतिक तापा, मतलब दैहिक क्या ना हो, दैहिक मतलब क्या, कि किसी तरह की दैहिक कष्ट ना हो, किसी तरीके की दैहिक बीमारियां ना हो, किसी तरीके की बीमारियां ना हो। इसके चलते हम क्या करेंगे, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आप डेवलप करें राम राज्य में, जहां पर दैहिक तापा की बात चल रही है। और क्या आप वहां पे करें, अच्छे अस्पताल बनाएं आप, अच्छे हेल्थ, जिसको कुल मिलाकर आप कह लीजिए तो मेडिकल पैनोप्टिकॉन एक तरह का डेवलप करें, एक पूरा तंत्र बनाएं हम राम राज्य में, जहां पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की बीमारियों का सामना ना करना पड़े, हमारे पास पूरी उसकी व्यवस्था है। दूसरा दैविक तापा, दैविक मतलब किसी भी तरह की दैविक आपदा क्यों ना आ जाए, चाहे वो भूकंप आ जाए, चाहे वो सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, हम सबके लिए तैयार हैं। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है, हमारा ये तंत्र इतने खूबी से काम कर रहा है कि किसी भी तरीके की दैविक आपदा क्यों ना आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे जापान एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा मैनेज करके रखा है कि अब ज्यादातर उन्हें भूकंप से कोई खास नुकसान होता नहीं। तीसरा भौतिक तापा,
राम राज्य के जो 3 मूल तत्व हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब इसमें आप क्या क्या ले लीजिए, मान लीजिए भोजन, अच्छा पोषण मिले, है ना, मकान, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान वाली बातचीत जो चल रही है ये। तो गांधी जो राम राज्य की जो कल्पना करते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिकता पाइए, किसी भी तरीके की बीमारियां ना हो, किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले और किसी भी तरीके की आपदा है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। तो गांधी जी कुछ इस तरह की बातचीत करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गांधीयन जो सोशलिज्म है वो दरअसल कोई नई बात उन्होंने नहीं कह दी, इन्होंने मार्क्स से ही वो बात चेप ली है, मार्क्स से ही उन्होंने वो चीज को उठा लिया। लेकिन गांधी जी जो बात कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, आप ठीक से पढ़िए। मेरा जो सोशलिज्म है, जो आरोप लोग लगाते हैं दरअसल गांधीयन सोशलिज्म क्या है, गांधीयन सोशलिज्म इज इक्वल टू मार्क्सिस्ट, सॉरी, गांधीयन सोशलिज्म इज इक्वल टू मार्क्सिस्ट सोशलिज्म माइनस वायलेंस। ये है गांधीयन सोशलिज्म। कि गांधी जी ने क्या किया है, मार्क्स का समाजवाद लिया और उससे अहिंसा हटा दी, उससे वायलेंस हटा दिया और बन गया गांधीयन सोशलिज्म। लेकिन गांधी जी मानते नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो अपना समाजवाद है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रंथों से ज्यादा प्रभावित है, ना कि मार्क्स और बाकी किसी भी बाहरी थिंकर या फिलोसफर से। उन्होंने कहा कि मेरा जो समाजवाद है प्रभावित जो मूलतः ईशा उपनिषद के श्लोक से, जिसको जो श्लोक है मेरे ख्याल से ईशावास्यम इदम सर्वम, क्या ईशावास्यम इदम सर्वम, क्या अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है, ईश्वर हर कण में विद्यमान है, ईश्वर हर व्यक्ति में विद्यमान है। इसके चलते ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये किसी व्यक्ति की ना होकर, किसी समाज की ना होकर, ये पूरी की पूरी प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये समाज, ये जो भी संसाधन हम देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के ना होकर, किसी समाज विशेष के ना होकर, ये किसके हैं, ये ईश्वर के हैं। अच्छा, ये मूल अंतर है गांधीयन सोशलिज्म और जो मार्क्स का सोशलिज्म। इसमें अंतर, मार्क्स जो कहते हैं मार्क्स बात ये कहते हैं कि जो संसाधन होंगे उस पर जो नियंत्रण होगा वो समाज का होगा, राज्य का होगा। लेकिन गांधी उनसे एक कदम और ऊपर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, संसाधन पर न किसी व्यक्ति का नियंत्रण होगा न किसी समाज का, संसाधन ईश्वर की देन है, संसाधन पर नियंत्रण किसका है, ईश्वर का है। एक ही अंतर जो समाजवाद में गांधीयन और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में है। दूसरा अंतर जो है, मार्क्स जो बात करते हैं, मार्क्स 3 चीजों की बात करते हैं। मार्क्स रोटी की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं, ये 3 मार्क्स इनकी बात करते हैं। गांधी के समाजवाद में एक चौथी भी चीज है, वो क्या है, वो है डिग्निटी, गरिमा, सम्मान। गांधी के समाजवाद में चौथी भी चीज है। मार्क्स सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन गांधी का जो मानना है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए उसे रोटी नहीं चाहिए कि वो अपने सम्मान के साथ समझौता करके वो रोटी नहीं कमाना चाहेगा। उसके लिए जो सबसे जरूरी वस्तु होगी वो होगा सम्मान। इसके माध्यम से, इसका सम्मान की रक्षा करते हुए ये बाकी चीजें उसको मिलनी चाहिए। उन्होंने एक कमोडिटी नहीं बना दिया है दरअसल मामला। ये तो बड़ा लंबा मुद्दा है, इसको खैर इसमें बहुत लंबी क्लास लग जाए, मगर इससे बात करें फिर कभी हम जरूर इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम जो समझ रहे थे कि जो वर्ड समाजवाद है, सोशलिज्म है, और जो बात चलती है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए प्रस्तावना से, ये नहीं हटा दिया जाना चाहिए, इस पर मूलतः हम फोकस अपना करते हैं। देखिए हुआ क्या, ये डिबेट स्टार्ट कब से हुई, ये डिबेट स्टार्ट हुई 1990 के बाद से। 1990 में एलपीजी रिफॉर्म आया, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये रिफॉर्म्स आए। हुआ क्या, हुआ ये कि जब 1990 के बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो धीरे धीरे जो देश का झुकाव है वो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगा। किसकी तरफ बढ़ने लगा, समाजवाद से जो देश का झुकाव है, टिल्ट होने लगा धीरे धीरे वो पूंजीवाद की तरफ। और ऐसा कहा जाने लगा कि राज्य का सिर्फ एक ही बिजनेस होना चाहिए, कि उसका कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये बात कही जाने लगी। कंपटीशन होगा, समाज होगा, एक नया बाजार आएगा, प्रतिस्पर्धा होगी, नई कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगा, सारा बाजार के नियंत्रण में होगा। इसलिए अब समाजवाद
यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब राज्य का झुकाव हल्का हल्का इधर पूंजीवाद की तरफ हो गया, तो अब वो बात रही नहीं कि समाजवाद जैसा शब्द कुछ इसमें होना चाहिए मामला। ये समाजवाद के तत्व कम दिख रहे हैं इसमें। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे कि आप समाजवाद में जब प्रस्तावना हम पढ़ते हैं तो इसमें न्याय की बात चलती है। न्याय की बात चलती है, किस तरह की न्याय? सामाजिक, राजनीतिक, तीसरा आर्थिक न्याय। ये तीन तरह के न्याय की बात हमारा प्रस्तावना ही कर रहा है। अब आप देखिए क्या हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो केटी शाह या बहुत और कई विद्वानों डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि ये जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे दो शब्द हैं इनको प्रस्तावना में हमें जोड़ दिया जाना चाहिए। तो अंबेडकर कहते हैं कि ये जोड़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम पूरे संविधान को संपूर्णता में हम पढ़ेंगे तो हम ये जो फिलॉसफीज हैं सामाजिक न्याय की, ये समाजवाद या पंथ निरपेक्षता, ये संविधान में अपने आप में झलक रही है। जैसे अब क्या जरूरत है, जब उसी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, उसी प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की बात करी जा रही है, उसी प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात करी जा रही है, अर्थात हर व्यक्ति के पास गरिमामय जीवन हो, कोई हायरार्की ना हो समाज में, राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज हो हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान हो। अब ये क्या है? ये समाजवादी तो है। अब ये शब्द आप रखिए या न रखिए, अगर आप इस समाजवाद हटा भी दे रहे हैं तो क्या मामला है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये प्रस्तावना ही बात कर रहा है। दूसरा हमारा डीपीएसपी, डीपीएसपी ये क्या है? ये भी तो राज्य का जो उद्देश्य है, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये राज्य को दिशा निर्देश देंगे कि उनकी पॉलिसीज किस दिशा में जानी चाहिए, किस तरह की उनकी पॉलिसीज बननी चाहिए। तो डीपीएसपी क्या बात करती है? डीपीएसपी बात यह करती है कि राज्य नीतियों का निर्माण इस तरीके से करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। अब आप हटा लीजिए, समाजवाद आप हटा भी देंगे तो क्या समाजवाद की भावना संविधान से हट जाएगी क्या? तो क्या शब्द हटाने से कोई खास अंतर पड़ जाएगा क्या? दूसरी चीज, तीसरा मामला जो हम समझते हैं, देखिए हो क्या रहा ना, पहली बात जो डीपीएसपी बात कर रहा है कि राज्य नीतियों का निर्माण इस तरह से करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, संपत्तियों का विकेंद्रीकरण अर्थात संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात समाज में असमानता न फैले, अर्थात समाज में इनइक्वालिटी न फैले। अब देखिए हुआ क्या, कोविड-19 के बाद एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ये आई कि जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। ये हुआ क्या? हुआ क्या? ये हो क्या रहा? ये संपत्ति का केंद्रीकरण ही तो हो रहा है। अब देखिए एक चीज और समझती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर रिप्लेसमेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे लेबर रिप्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक खास चीज होगी, वो होगी प्रोडक्शन पोलराइजेशन। और जैसे जैसे प्रोडक्शन पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या खास बात बढ़ेगी? वो बढ़ेगी असमानता। अब देखिए दिक्कत पता कहां आ रही, अगर आप इसको हटा दे रहे हैं समाजवाद शब्द को, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि राज्य की नीतियां इस तरह से हो, जो राज्य को निर्देशित कर रहा है कि आप नीतियां इस तरह बनाएं कि समाज का अंतिम वर्ग तक उसका फायदा मिले, समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा न रात को सोए। इसके लिए अब अगर प्रोडक्शन पोलराइजेशन बढ़ रहा है आने वाले समय में तो उससे असमानता बढ़ेगी, लोगों की ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां छीनेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते, तो कहीं ना कहीं राज्य का समाजवाद की तरफ झुकाव होना जरूरी आवश्यक हो जाएगा ना। तो मूलतः अगर ये शब्द हम हटाना भी चाहें, वैसे तो ये शब्द मेरे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन इसको हम हटा सकते हैं। लेकिन मूल भावना संविधान की हम कहां से हटाएंगे? मूल भावना हटाने आप नहीं हटा सकते। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से हटाएंगे? आप डीपीएसपी का जो मामला है वो कहां से आप हटा देंगे? दूसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की इसकी बात चलती कि आप हटा दीजिए इसको।
तो देखिए ये तो 1976 में शब्द आया, संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जबकि 1973 में 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। अर्थात एसआर मुंबई केस में भी उन्होंने ये बात कही कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात संविधान की मूल भावना, संविधान का वो स्ट्रक्चर जिसे आप हटा देंगे तो पूरे संविधान का अपने आप में मतलब खत्म हो जा रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं बच रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान की मूल भावना। तो हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर हम आगे जरूर समझेंगे पूरा आगे की कक्षाओं में, फिलहाल आप इतना उसका मतलब समझिए। जो संविधान की मूल भावना है पंथ निरपेक्षता, आप इसको कैसे हटा सकते हैं। दूसरा, पहली चीज, अब पंथ निरपेक्षता है क्या। आर्टिकल 14 पंथ निरपेक्षता का ही तो विस्तार है। विधियों के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे। ये जो समानता की बात चल रही वो क्या है, पंथ निरपेक्षता ही तो है। फिर आर्टिकल 15